कि एक तो इवेंट चल रहा था, पहले भी हमने बात की कि बड़ी सर्जरी की उन्होंने बात तो की है। ये मुझे बताएं कि ये प्लेयर्स के लेवल पे सर्जरी होगी या फिर कोई मैनेजमेंट लेवल पे भी हो सकती है कि उनके नाम भी आ सकते हैं आगे? लेकिन हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, उसमें यही होता है, और ईद कुर्बान भी आ रही है तो मुझे लगता है कि 1-2 कुर्बानियाँ हो जाएंगी बस। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी या 3 दिनों में कोई कुर्बानी हो जाएगी। तो आई फील के ये हम कभी भी जो ये चीज़ें करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म विजन कभी भी नहीं होता। अगर तो चेंजेस करनी है या कुछ करना है सही पाकिस्तान क्रिकेट को आपने करना है, और अगले वर्ल्ड कप पे या उससे अगले वर्ल्ड कप पे हम ये बात ना कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट कि यार अच्छा इससे नहीं हुआ तो इसको निकाल दो, उससे निकाल दो, सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दो। ये वो चीज़ें हैं जो हम देखते आ रहे हैं, ये ऊपर वाली चेंजेस। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप देखें, आप जब प्लानिंग करेंगे ना, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर्स प्लान, 3 ईयर्स प्लान, कोई इस तरह की चीज़ हमने कभी नहीं देखी पाकिस्तान के क्रिकेट को तो छोड़ देना आप, पाकिस्तान की हुकूमतें 5 साल नहीं चलती रही, कोई वज़ीर आज़म 5 साल नहीं निकाला, तो ये क्रिकेट में कैसे? ये एग्रीड है, और ये इसको मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो पाकिस्तान का चेयरमैन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। पीसीबी का चेयरमैन की सिलेक्शन या जो भी नामजद होते हैं, शुड नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट। तब एक इंस्टीट्यूशन बनता है, इसका एक अच्छा वे बनना चाहिए, इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर तरीके से बनना चाहिए, ताकि आपका गवर्नमेंट चेंज हो जाए, आपके क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क ना पड़े। तो आई थिंक कि यहाँ पर बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि सेटल क्रिकेट बोर्ड चलता रहे, जो लोग एम्प्लॉय हों फिर उनको वो एक तो अच्छे सही तरीके से हों और लॉन्ग टर्म हो, जिनको टाइम मिले करने का। ये नहीं हो सकता कि यार आज इजहार आए हैं और आज ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दें, ये नहीं हो सकता। हम हमेशा ये चाहते हैं। गैरी कर्स्टन 13-14 दिन पहले ज्वाइन किया उन्होंने टीम को, और अब आप कह रहे हैं कि वो अब उनको आप क्वेश्चनेबल भी नहीं कर सकते, और आप ये भी कैसे जिम्मेदार भी ठहराएंगे उनको। कई लोग इस टाइम बोर्ड में ऐसे हैं जिन्होंने जो डिसीजंस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी वाली कोई पोस्ट उनके पास नहीं है। तो दैट इज़ वेयर कि यार आप क्या कहते हैं कि फ़ायदा भी उठा रहे हैं उन चीज़ों का, लग्जरीज़ का, लेकिन आप ऐसी जगह पे आ भी नहीं रहे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप पे कोई उंगली उठा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे उसकी। तो आई फील कि आपको एक तो रिस्पॉन्सिबल लेनी चाहिए अगर आपने कोई पोस्ट ली है तो। उसके अलावा आप जब तक एक क्रिकेट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, हम हर वर्ल्ड कप पे एक दो टूर्नामेंट को छोड़ के हर वर्ल्ड कप पे हम यही बातें कर रहे होंगे, और यही चीज़ आ रही होगी यार कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, हमारी टीम प्लानिंग ठीक नहीं है, हमारी कोच की सिलेक्शन ठीक नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है। ये तो चीज़ें हम करते रहेंगे, हर चैनल पे यही बात हो रही होगी। लेकिन मसला तभी ठीक होगा जब आप लॉन्ग टर्म प्लान करके एक विजन लोगों के सामने रखेंगे और उस पर फिर बैक करेंगे जिन लोगों को आप एम्प्लॉय करें। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। इजहार, आप बताइए कि रिस्पॉन्सिबल आप किसको समझते हैं कल की डिफीट का? देखिए, अगर हम देखें सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की, इसमें तो कोई शक नहीं कि सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स, वो एक प्रोडक्ट है उनके सिस्टम के, जिसमें चाहे शेफील्ड शील्ड है वो डोमेस्टिक लेवल पे खेली जाती है, या उनका बिग बैश है, तो वो जो उनका एक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उसका प्रोडक्ट उनके 11 खिलाड़ी हैं। इसी तरह जो इंडिया के 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उनकी एक रणजी ट्रॉफ़ी है, डोमेस्टिक सेटअप है, फिर IPL खेली जाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर इन प्लेस है जिसमें वो अंडर 19 या जूनियर लेवल्स पे भी रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी डिफरेंट लीग, उस सारे सिस्टम का प्रोडक्ट है। या इंग्लैंड की जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी उनके एक सिस्टम का प्रोडक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ आप खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने जिस तरह 2015 में आपने देखा होगा कि उसकी एक पुअर परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एक इंटायरली डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया क्रिकेट का, अटैकिंग क्रिकेट खेली, बेसबॉल टेस्ट में लेके आए, फिर मैथ्यू मॉड को वो लिमिटेड ओवर्स में लेके आए, तो उन्होंने एक डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक सिस्टमेटिक चेंजेस होनी चाहिए और उससे ही बेहतरी आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, पिच की हम 1-2 रोज़ पहले से ही बात कर रहे थे कि बड़ी टफ पिच है और लो स्कोरिंग पिच होती है, और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के लिए शॉट्स मारना जो है बड़ा मुश्किल होता है। सिंगल डबल्स में हम जा सकते हैं, लेकिन बाबर आजम ने कल ये कहा है कि ये तो बहुत अच्छी पिच थी,
वो मेरे ख्याल में उसने कंपेयर टू जो बाकी पिचेस यहाँ पे बनी है ना, इसी ग्राउंड पे जो बाकी पिचेस थी, उस लिहाज से उसने ये बात की होगी ये बेहतर पिच था। ऑब्वियसली क्योंकि प्रेशर इस टाइम बाबर पे इतना ज़्यादा है, और आई नो एज ए कैप्टन मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, जब आप नहीं जीतते तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब समटाइम वो बात करने का अंदाज़ आपका ऐसा होता है कि आप करना कुछ चाह रहे होते हैं। तो आई फील कि विकेट पहले से तो बेहतर था। ये रोहित शर्मा ने भी कहा है कि बाकी कंपेयर करें अगर बाकी पिचों से यहाँ खेले उससे थोड़ा बेहतर पिच था। तो आई फील कि इसीलिए 120 एक अचीवेबल टारगेट नज़र आया हमें, वरना तो अगर 120 पिछली वाले पिचों भी होता तो हम ये कहते कि 120 बहुत ज़्यादा करा लिया। तो आई फील कि और बाबर की बात ठीक भी थी, जो उसने स्टार्ट में रिजवान और बाबर ने ड्राइव्स मारे हैं। पहले मैचेस में ड्राइव नहीं लग रहे थे, जो सामने चौका जब आप ऑन ड्राइव सामने चौका मारते हैं ना, तो इट मीन्स के पिच में कुछ ना कुछ बेहतरी है, वरना आप ये शॉट एग्जीक्यूट लेंथ बॉल को कर ही नहीं सकते। तो पिच में इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन अगेन इट्स नॉट बैटिंग पैराडाइज। तो आई फील के 120 यहाँ पे चेज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान था ये होने चाहिए थे। इसी का सबसे बड़ा दुख है, हार जीत गेम में होती है, लेकिन अगर वो आउट प्ले करके आपको हार जाते तो समझ आती थी। हमने उनको कई जगहों पे आउट प्ले किया और फिर भी हम मैच हार गए। ठीक है, अच्छा इज़हार मुझे ये बताइए, अभी इफ्तिखार की हम बात कर रहे थे, आप वाकई समझते हैं परफॉर्मेंस देखते हुए इफ्तिखार की कि उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आप उनको रेस्ट करवाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। सवाल ये बनता है कि हम किन को, इनकी जगह किसको स्लॉट इन करेंगे टीम में। हमारा ये तो हम बड़े बात करें कि जो हमारा ओडीआई स्क्वाड है वो ओपनर्स हैवी है, ओपनर्स हमने ज़्यादा खिलाए हैं, और उसके पीछे जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह साइम अयूब ओपनर है, फ़खर जमान ओपनर है, बाबर आजम ओपनर है, रिजवान ओपनिंग करते हैं, तो ये 4 खिलाड़ी ओपनर्स हमने रखे हुए हैं स्क्वाड में। और मिडिल ऑर्डर, हमारा जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो हमारे पास कोई नहीं इस टाइम T20 के पर्सपेक्टिव में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरह शोएब मलिक थे या हफीज़ थे, वो मिडिल ऑर्डर में आके एक कहीं ना कहीं टीम को सॉलिडिटी देखते थे और वो इनिंग्स बिल्ड करते थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद हमें जो उस तरह का एक स्लॉट फिल करना है जो मिडिल ओवर्स में एक लंबी इनिंग्स खेलेगा और सिचुएशन के मुताबिक टारगेट चेज करेगा या उसके इर्द गिर्द टीम खेलेगी, वो हमारा मिडिल ऑर्डर कलेक्ट नहीं करा। और मिडिल ऑर्डर का जो ये 4 सिलेक्शन हुई है उसके बेसिस भी जो हमारा PSL का जो क्राइटेरिया है, PSL में इन खिलाड़ियों ने, फ़खर के अलावा साइम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, बाबर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, फिर उस्मान ने भी PSL में बहुत, तो ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। तो इस वजह से हमने जो सिलेक्शन की गई है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हमने ज़्यादा स्क्वाड को हमने उसके अंदर जो टीम के अंदर उनको स्लॉट किया गया। स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर शायद एक हमारे पास सर्किट में था इरफान न्याजी, उसको हम मौका दे सकते थे।